आपके अनुसार स्पाउस के लिए हमें क्या क्या कुंडली में देखना चाहिए? अगर 7th हाउस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये तय हो गया कि मेरा जो अपोजिट है, अब देखिए इसमें थोड़ी बारीक बात है, उस पे प्रभाव का मतलब ये है उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है। ओके। तो शुभ है तो मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा होगा। तो गुरुजी, बहुत से लोगों को ये जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यदि पंचमेश और सप्तमेश एक दूसरे को एस्पेक्ट करें, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो ये प्रेम विवाह का फल शुभ होगा। अगर हमें ये जानना हो कि एग्जैक्ट डिवोर्स होगा ही किसी की कुंडली में, तो वो क्या प्लेसमेंट्स होंगे? यदि सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में हो, मिथुन में हो, धनु में हो, मीन में हो, कन्या में हो, द्विस्वभाव राशि ट्विंस, तो 2 विवाह का संकेत देता है ये। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, मैरिज क्या है? क्या वो सिर्फ एक सोसाइटल नॉर्म है या फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बियॉन्ड भी कुछ मैरिज है? आज के पॉडकास्ट में हमने यही डिस्कस किया है, स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज। कैसे आप अपने स्पाउस का नेचर, अपने स्पाउस के बारे में इजीली अपनी कुंडली से जान सकते हैं। साथ ही साथ हमने लव मैरिज के बारे में डिस्कस किया है, हमने सेपरेशन और डिवोर्स की प्लेसमेंट्स को डिस्कस किया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि एक डिटेल्ड मैरिज डिस्कशन आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, आचार्य अनिल वत्स जी। गुरुजी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और आज का डिस्कशन उतना ही इंसाइटफुल होने वाला है हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आज हम, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मैरिज की बात करने वाले हैं। क्या बात है। हमारी ऑडियंस का फेवरेट टॉपिक है मैरिज, क्योंकि विवाह है ही ऐसा यूनियन ऑफ 2 सोल्स। इससे पहले कि हम डिटेल्स और नुआंसेस में जाएं मैरिज की एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मैं आपसे एक बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। व्हाई मैरिज? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बियॉन्ड क्या है मैरिज? विवाह करना ही क्यों चाहिए? क्या स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है एक ऐसी सोल को अट्रैक्ट करने का हमारी लाइफ में, जिसके साथ हम एक फैमिली क्रिएट करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने रंगोली। वो जो लास्ट में आपने कहा ना कि जिसमें हम अपनी फैमिली, हमारे बहुत से पितृगण, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी कभी थे हमारे बीच में जी। उन्होंने बड़े प्यार से हमें पाला पोसा, हमारे लिए घर बनाया, हमारे लिए बहुत सारी चीजें सोची उन्होंने। व्यापार हो तो इस तरह का हो, पुलिस में हो तो इस हाइट पे हो, मिलिट्री पे हो तो इस ऊंचाइयों पर हो, पॉलिटिशियन हो तो इतनी ऊंचाइयों पर हो जी। उन्होंने जीवन भर का जो अर्जित किया, फिर वो शरीर छोड़ गए, शरीर ही छूटा है। अगर सचमुच कहें तो हम सोचते हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो ये मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है। 5 तत्व अमर है, किसी की मृत्यु नहीं होती। तो 5 तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, तो मरे कहां? रूपांतरण ही तो हुआ। शरीर हमारा मृणमय था, मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी तो है सामने, और आत्मा कभी मरती नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं मरा, लेकिन एक चीज तो जरूर हुई कि वो जो दादाजी दिखते थे अब वो हमारे सामने नहीं है। 27 तत्वों की ये देह होती है, 10 तत्व छिन जाते हैं, 5 प्राण और 5 महाभूत। 17 तत्वों वाला ये जीव शरीर छोड़ने के बाद भी इच्छा करता है, मैं अपने परिवार को देखूं, मैं अपने बच्चों को देखूं, वो कैसे हैं, मैं फिर से आ जाऊं ना अपने परिवार में। वो इच्छा करते, उनको हम पितृ कहते हैं जी। ये पितृगण अपने ही परिवार में आना चाहते हैं,
ऐसा ही है जैसे सवेरे रात को आप जाते हो, सवेरे ऑफिस जाते हो और रात को आप घर पड़ोस में थोड़ी जाते हो, अपने घर में जाते हो। अपने घर में ही आराम मिलता है। पितृगण वापस अपने घर में आना चाहते हैं, कैसे आएंगे? विवाह के माध्यम से। विवाह क्यों जरूरी है? हमारे ही पूर्वज पुनः अपने ही घर में आना चाहते हैं, इसलिए 16 संस्कारों में ये संस्कार 15वां है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार है। तो इस विवाह संस्कार में हम बुजुर्गों को बुलाते हैं, लड़की के फैमिली वाली और लड़के के फैमिली वाले, और इससे पहले देव आत्माओं का आवाहन करते हैं, गणेश जी का आवाहन करते हैं। वो विघ्न विनाशक हैं, हर प्रकार के विघ्नों को दूर करेंगे, इसलिए गणपति का आवाहन है, नवग्रहों का आवाहन है। नवग्रहों के कारण ही तो हमारा शरीर बना है। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं जी, तो उसमें सीमेंट लगता है, हाँ, लोहा भी लगता है, और उसके अंदर बहुत से केमिकल यूज होते हैं, ईंटें लगती हैं, पत्थर लगते हैं, पेंट करने वाला पेंट करता है। ऐसे ही ये शरीर पंच तत्वों से बना है। उन जो पंच तत्वों के देवता हैं उनका शुक्रिया अदा करना पड़ता है। आपने इतना ब्यूटीफुल घर दिया हमें। जैसे कोई मंदिर का निर्माण हो तो ट्रस्टी क्या करता है, जिन लोगों ने, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने लोहा दिया, किसी ने ईंटें दी, बनने के बाद उनका साधुवाद करता है, धन्यवाद, आप लोगों के दान के कारण इतना सुंदर भवन का निर्माण हुआ। और ये शरीर, ये भी तो एक भवन है, इसमें पंच तत्वों ने योगदान दिया है। आकाश ने आपको बुद्धि दी है, आकाश तत्व। फिर आकाश से वायु का निर्माण होता है, और वायु से आप श्वास ले रहे हैं, श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर वायु से तेज का निर्माण होता है, अग्नि का। अग्नि यानी रूप, अग्नि यानी शरीर के अंदर 98 डिग्री और 108 डिग्री के बीच में ये जीवन पल्लवित हो रहा है आपका। फिर उससे जल, और जल से पृथ्वी। जल आपके शरीर में 70% वाटर है, और फिर पृथ्वी, ये आपकी बॉडी के जितनी भी अस्थियां हैं, चर्म हैं, सूक्ष्म त्वचा है, सब पृथ्वी तत्व। तो इन पांचों तत्वों के 5 देवता होते हैं। आकाश तत्व के देवता भगवान विष्णु है, उनका हमें आह्वान करना पड़ता है। विष्णु के बाद उस आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, जिससे श्वास लेते हैं। इसके देवता भगवान सूर्य हैं, तो सूर्य को रोज प्रणाम करना पड़ता है, जल वगैरह दे के, विटामिन डी वगैरह मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। फिर इस तेज से जल का निर्माण होता है। अग्नि पहले है आकाश, आकाश से वायु, वायु के सूर्य, और सूर्य से तेज अग्नि। अग्नि के देवता भगवती दुर्गा हैं। वो ज्योतां वाली, जैसी नव दुर्गाएं वर्ष में 2 बार आती हैं, अग्नि प्रज्वलित करते, मां रूप है वो। उससे अग्नि से जल का निर्माण होता है। जल के देवता गणपति हैं, जो विघ्न विनाशक है। और जल से पृथ्वी, पृथ्वी के देवता भगवान शिव है, जिनका कैलाश मानसरोवर पृथ्वी पर ही है। इन 5 देवताओं का आह्वान होता है इसी विवाह में। फिर विवाह में तो बहुत सारी चीजें हैं। अग्निदेव का आह्वान होता है। अग्नि मनुष्यों और देवताओं के बीच के सेतु हैं, पुरोहित है वो। इसलिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, ओम अग्निमील पुरोहितम यज्ञ स देवम ऋत्वजम होतारम रतन धातुमम। अग्निदेव का हम आह्वान करते हैं, जो मनुष्यों द्वारा दी गई समस्त आहुतियां देवताओं पर पहुंचाते हैं, और वो हमें यश देते हैं, आयु देते हैं, ऐश्वर्य समृद्धि देते हैं। फिर परिक्रमा होती है ना। अच्छा, सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं ना, देखिए कितना साइंटिफिक है जी। गति देता है, परिक्रमा गति देती है। वही परिक्रमा आप कर रहे हैं। वैसे तो 4 परिक्रमा होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों में 7 वचन निभाए जाते हैं।
वो एक अलग टॉपिक है। तो ये जो हम घूमते हैं तो हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। क्लॉकवाइज गति होती है, यही पृथ्वी की गति है। तो ये जो विवाह हुआ, पितरों का फिर से घर में आने का आयोजन है एक। दूसरा, स्त्री और पुरुष के अंदर अगर अब थोड़ा सा साइंटिफिकली बात कर ले तो स्त्री के बॉडी के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में वाई और एक्स दोनों होते हैं। स्त्रियां कभी पुरुष मेल चाइल्ड जन्म नहीं दे सकती, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। उसके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, एक्स से सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं और पुरुष पे एक्स और वाई दोनों हैं। वाई से पुत्र बनेगा। अगर पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिले तो पुत्र का जन्म होता है, और अगर उसका भी एक्स और स्त्री का भी एक्स मिल जाए तो फिर बेटी का जन्म होता है। अब बेटी को हम दूसरे कुल में देते हैं। गोत्र क्या है? अपनी बिटिया को दूसरे गोत्र में, क्योंकि पिता के पास जो बेटी है वो मेल संतान पैदा नहीं कर सकती, इसलिए उसे किसी मेल के पास हमें देना होता है ताकि वंश परंपरा की वृद्धि हो। वो किसी मेल से होती है। और यदि माता पिता दोनों के हों, दोनों समृद्ध हों, दोनों की विचारधारा उन्नत हो और दोनों ही संस्कारी हों, तो फिर आगे संतान भी संस्कारी होती है। आज विदेशों में ये सब संस्कार नहीं है, तो जो स्वच्छंद प्रवृत्ति पैदा हो गई, बच्चों को ही नहीं पता मेरी मां कौन है और पिता कौन है। वो कहते हैं हमारा तो एक लाइफ है, हम तो जो मन में आएगा करेंगे। हम कोई पशु थोड़ी हैं, पशु भी जो मन में आया करते हैं। पर हमारे यहां संस्कार है, संस्कारित किया गया है। राम जैसे हों, कृष्ण जैसे हों, हनुमान जैसे हों, अर्जुन जैसे हों, भीम जैसे हों, इतनी संस्कारित पीढ़ियां हमें चाहिए। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत संस्कारित आयोजन सनातन धर्म में है। इसलिए विवाह जरूरी है। इसीलिए सबसे पहला विवाह प्रकृति रूपनी पार्वती और शिव का और प्रकृति के विपरीत पुरुष रूप में भगवान शिव, इन दोनों का विवाह। और देखिए संतानें कैसी हुई, गणेश, कार्तिकेय, बाल सुंदरी, और फिर तो जी हां, उसे अशोक सुंदरी भी कहते हैं। भगवान शिव की देखिए, और क्या परिवार है उनका, सारे पूजनीय है। शिव जी का वाहन नंदी, वो भी पूजनीय है। रस संस्कार तो देखें, यानी मेरा जो वाहन है वो भी आदरणीय है, देवी का जो वाहन है वो भी पूजनीय है। ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी आपको। शिव जी के गले में सर्प है, नाग पंचमी, वो भी पूजनीय है। कार्तिकेय के वाहन मोर हैं, राष्ट्रीय पक्षी है आपका, वो भी पूजनीय है। कहीं देखा हो ऐसा परिवार? काम करने वाले भी आदरणीय और पूजनीय है। और एक खास बात है, विपरीत परिस्थितियों में आराम से रहने की कला जानते हैं। शिव जी वैरागी, सन्यासी, वीतरागी, ध्यान में लीन, और भगवती पार्वती परम रूपमती, सौंदर्यमयी, ऐश्वर्यमयी, सर्वगुण संपन्न। ये परम ऐश्वर्यशाली और वो परम वीतरागी, बट बोथ आर सिटिंग टुगेदर। शिव जी का वाहन वेजिटेरियन और देवी का वाहन नॉन वेजिटेरियन, बोथ आर सिटिंग टुगेदर वेरी पीसफुली। शिव जी के गले में सर्प और बराबर में गणेश जी का वाहन मूषक, चूहा। सबका मन करता है चूहे को खा जाओ, मेरा भोजन है, नहीं, वहां शांति से है। और उधर कार्तिकेय का वाहन मोर, उसका भोजन सर्प, पर मोर भी अनुशासन में है। और भगवती का वाहन सिंह, उसका भोजन बैल। दोनों परस्पर आपसी वैर को भूलकर परम श्रेष्ठ के लिए एक साथ बैठे। ये विवाह का आयोजन है कि विचारधाराएं ना भी मिले, मतांतर कितने ही हो, मतभेद कितने ही हो,
लेकिन हमें मिलजुल के रहना है, ये विवाह का उद्देश्य भी है। बिल्कुल गुरुजी, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इसे एक्सप्लेन किया। तो अब हमने ये जाना कि विवाह क्यों करना चाहिए, अब हम ये जानते हैं कि विवाह कैसे, किस समय और किससे करना चाहिए। तो अब हम थोड़ा नुआंसेस पर आते हैं ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से। जी। गुरुजी, जितना मैंने जाना है ज्योतिष को, जितना मैंने पढ़ा है, 7th हाउस जो कि आपके लग्न का बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आपके पार्टनर को बताता है, आपकी मैरिड लाइफ को बताता है। मतलब हमारा बिल्कुल ऑपोजिट वो एनर्जी जो हमें कॉम्प्लीमेंट कर रही है, 7th हाउस वो है, वो आपका पार्टनर है। आपके अनुसार स्पाउस के लिए हमें क्या क्या कुंडली में देखना चाहिए? बिकॉज आई एम श्योर हमारे बहुत सी ऑडियंस का ये क्वेश्चन होगा कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा जिससे मेरा विवाह होगा। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सच है कि जन्म कुंडली में पराशर ऋषि ने 7th हाउस के बारे में बताया है कि वो आपके लाइफ पार्टनर का है। अब आप हैरान होंगे कि हर लगन के लिए जो लाइफ पार्टनर का भाव है वो उसका मित्र नहीं है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर मेष लगन है तो 7वें भाव में शुक्र की राशि तुला है। बिल्कुल। अब ये शुक्र और मंगल दे आर नॉट द फ्रेंड्स। अगर वृषभ लगन है तो सामने वृश्चिक राशि है, अब शुक्र और मंगल फिर मित्र नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर मिथुन लगन है तो सामने धनु राशि है देवगुरु बृहस्पति की, बुध और बृहस्पति भी मित्र नहीं है। और अगर कर्क लगन है तो सामने मकर राशि है, चंद्र और शनि भी मित्र नहीं है। ऐसी सिंह के साथ भी कुंभ राशि है, वो भी मित्र नहीं है। तो क्या कमाल है कि अपोजिट तुम्हारा मित्र नहीं है और तुम्हें उसी के साथ रहना है। तो हमारे यहां अष्टकूट मिलान की एक परंपरा है। वर्ण कैसा है, इसका वर्ग कैसा है, इसके साथ इसका निभाव कैसे होगा, इसका गण कैसा है, इसके ग्रह मैत्री कैसी है, इसमें कहीं नाड़ी दोष तो नहीं है। कुल मिला के ये 36 गुण होते हैं। अभी वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग बात करेंगे, वो एक संपूर्ण टॉपिक अलग है। लेकिन क्यों, कैसे देखें हमारे लिए कौन सा लाइफ पार्टनर ठीक रहेगा? तो जैसे ये तो हमें पता चल गया कि अपोजिट जो है उससे हमने निभाना है, ठीक है ना। अब यहां पर भी एक बड़ी बारीक बात है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखेंगे। 7th हाउस आपका कोई भी हो, उस पर शुभ प्रभाव हो। शुभ प्रभावों में 3 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र और गुरु। चंद्रमा यदि उच्च के हैं तो वो भी ठीक है। अगर 7th हाउस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये तय हो गया कि मेरा जो अपोजिट है, अब देखिए इसमें थोड़ी बारीक बात है, उस पे प्रभाव का मतलब ये है उसके ऊपर आस्पेक्ट आ रहा है। ओके। तो शुभ है तो मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा होगा। और अगर आपके लगन में शुभ प्रभाव है, देखिए अब आया ट्विस्ट, यहां होता है। अगर आपके लगन पे शुभ प्रभाव है तो वो शुभ प्रभाव 7th हाउस को जा रहा है। अगर ये लाइट जल रही है तो ये लाइट मेरे पे नहीं पड़ रही, आप पर पड़ रही है। तो अगर लगन पे शुभ ग्रह है तो इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा वो शुभ संस्कारी होगा। लगन पे गुरु होगा, प्रभाव 7th पे जा रहा है। ज्ञानी होगा, समझदार होगा। शुक्र है, सुंदर होगा, एक अच्छे स्वभाव का होगा, व्यवहारिक होगा। बुध है, व्यवहार कुशल होगा, धैर्य होगा थोड़ा। अब बुध में भी उच्च का है तो धैर्य ज्यादा है। अब बुध अगर उच्च का नहीं है तो धैर्यहीन भी हो सकता है। शुभ प्रभाव शुभता देता है, अशुभ प्रभाव अशुभता देता है। अब अशुभ प्रभाव मंगल का आ जाए तो उत्तेजना, तर्क वितर्क, वाद विवाद, नहीं मैं ठीक हूं। शनि, तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुमने 10 आदमियों में मेरी इंसल्ट कर दी, अब वो व्यक्ति अतीत में जीता है। राहु, पुनः पुनः जख्म को कुरेदना, अब जख्म भर गया, कर दिया अपमान, नहीं फिर कुरेद लिया, तुमने किया था, मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है। राहु, मंगल और शनि, सूर्य पापी तो नहीं है पर क्रूर ग्रह जरूर है।
अगर सूर्य का, शनि का, राहु का, मंगल का या केतु का प्रभाव आ जाए 7th हाउस पे, तो लाइफ पार्टनर से हमें स्ट्रगल मिलने वाला है, संघर्ष मिलने वाला है। ये तरीका हो गया। और प्रभाव का मतलब दृष्टि। प्रभाव का मतलब प्रभाव आ रहा है, आप लें या ना लें ये अभी टॉपिक अलग है, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे? जी। मास्टर की नवाश कुंडली में है। अगर मान लीजिए लगन कुंडली में तो पाप प्रभाव आया, लेकिन नवाश में पाप प्रभाव नहीं है। नवाश में हमने देखा हमारे लगन पे तो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, हमारे लगन पे गुरु, शुक्र, बुध में से कोई 7th हाउस को देख रहा है। इसका अर्थ यह है कि शुरू में तो बात विवाद से शुरू होगी, लेकिन आखिर में ठीक हो जाएगा। D9 will decide the final decision. Yeah, the destiny of your marriage. Yes. और इसका उल्टा भी है। अगर आपकी लगन कुंडली में तो पाप प्रभाव है, लेकिन D9 पे शुभ है, तो लड़ते हुए बाद में ठीक हो जाएगा। और अगर अभी मेरी कुंडली में बहुत शुभ प्रभाव है, उच्च के ग्रह लगन में है, पर D9 में वो नीच क्या होगा? D9 में वो पाप प्रभाव हो गया। तो अभी तो अच्छा है, बाद में खूब लड़ाई झगड़ा टेंशन होने वाली है। तो एक एस्ट्रोलॉजर को बारीक नॉलेज होनी चाहिए। और भी सूत्र हैं, अभी 2 सूत्र मैंने आपको दिए हैं, और पूछो। जैसे आपने प्रभाव की बात की, प्रभाव आपने बोला दृष्टि, और अगर यही प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं, मतलब रूलर हैं उस हाउस के, 7th हाउस के, तो सेम रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना? प्रभाव एक कोड वर्ड है। ओके। इसका मतलब मैं देख भी सकता हूं, मैं वहां हो भी सकता हूं। अच्छा। और इसका एक और भी अर्थ है, 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ है? अब इसमें 2 बातें और क्लियर कर देता हूं। जो भाव होते हैं उसमें एक राशि होती है, वो जो राशि है वो उस भाव की मालिक है। यानी पट्टा जो लिखा हुआ है, रजिस्ट्री जो हुई है, वो उस राशि के जो प्लेनेट है उसके नाम हुई है। मान लीजिए मेष लगन है, 7th हाउस पे 7 नंबर है, तो उसका लॉर्ड शुक्र है, तो उस 7th हाउस की रजिस्ट्री शुक्र के हाथ हुई। लेकिन शुक्र वहां नहीं है, मान लीजिए वो भाई साहब कहीं और है, ये एक अलग बात है, लेकिन रजिस्ट्री तो उसी की है। अब हमें देखना होगा ये शुक्र कहाँ है। इस 7th हाउस के लॉर्ड अगर केंद्र में ही है, 1 4 7 10 में है, या त्रिकोण में है, 5 9 1 5 9 में है, तो शुभ है भाई, तो अच्छा है जी। लेकिन अगर 7th हाउस के लॉर्ड 6ठी 8वें 12वें यानी त्रिक भाव में चले गए, या त्रिखड़ाई में चले गए, 3 से 11 में चले गए, तो अब स्ट्रगल आने वाला है। अब ये जो भाई साहब हैं ये परेशानियों में पड़े हुए हैं। घर तो इनका है, लेकिन घर नहीं रहते भाई साहब, ये कभी उससे उलझते हैं, कभी उससे लड़ते हैं, कभी विदेश चले जाते हैं। छठा घर कोर्ट कचहरियों में उलझे रहते हैं, अगर वो छठे घर में तो कोई ना कोई बीमारी में उलझे रहते हैं, कर्जे में उलझे रहते हैं। छठा घर रोग रिपु ऋण का है। अष्टम भाव में तो अचानक संकट, अचानक भाई साहब गुप्त शत्रुओं में दुखी रहते हैं। 12वां भाव हॉस्पिटलाइज होना, कोर्ट कचहरियों में फंसे रहना। तो इसका मतलब ये व्यक्ति है तो उसका मालिक, लेकिन इतनी मुसीबतों में घिरा हुआ है। ये सब प्रभाव है, कोटवर्ड प्रभाव, पर इतने इसके मतलब। अच्छा, एक और मास्टर की देता हूं, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अगर 7th हाउस का स्वामी D9 चार्ट में, वो विवाह का चार्ट है। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। अगर 7th हाउस का लॉर्ड जो राशि का लॉर्ड है, मान लीजिए राशि कुंडली में मेष लगन है और 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, ये D9 चार्ट में अपने से 9वें राशि में चला जाता है, अपनी से 9वीं राशि में चला जाता है। यानी वो तुला राशि में था, हाँ। तुला से 9वें में चला जाए, तुला से 9 राशि आगे तो भाग्यांश हो गया, वो अपने भाग्यांक में चला गया, तो ये शुभ हो जाएगा। ओके। और ये भी हो सकता है कि यहां जो 7 नंबर में था, D9 में भी 7 नंबर में चला गया, तो ये वर्गोत्तम हो गया, अच्छा हो गया। और अगर ये उच्च के हो गए, मीन राशि में चले गए, तो उच्च नवांश में हो गए, तो और भी अच्छा हो गया। लेकिन अगर वो नीच में चले गए, कन्या राशि में चले गए, नीच नवांश में चले गए, तो ये दुखदाई हो गया, तो ये कष्टदायी हुआ। लेकिन कष्ट तब आएगा यदि उन पे राहु मंगल शनि का प्रभाव भी हो। अब वो ट्रैप हो गए, अब वो कष्टदायी स्थिति
कंफर्म हो गई। बिल्कुल, वो इंटेंसिफाई कर दिया राहु मंगल ने उन्हें। तो ये बहुत बारीकी से देखना होगा, ऐसे ही पत्री मिलान नहीं करते। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, बहुत से लोगों को ये जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो इन दोनों को पत्रिका से कैसे देख सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, लव मैरिज के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, पर 2-4 मशहूर कॉम्बिनेशन है, मैं वो बताता हूँ। ये विषय तो सीखने का है, लेकिन आपने पूछा है। देखिए, लगन का मतलब मैं, चतुर्भाव का मतलब डिजायर, वो मन का कारक है। मैं और मेरा मन चतुर्थ है। और पंचम भाव जो है मेरी इच्छा का है। पंचम भाव, अगर और ईमानदारी से कहें, बुद्धि की सूक्ष्मता का है। मैं सूक्ष्म बुद्धि से किसको देख रहा हूं, तो पंचम भाव और सप्तम भाव मेरे विवाह का है। यदि पंचम भाव जो बुद्धि का भी है, जो प्रेमिका का भी है, जो विद्या का भी है, जो संतान का भी है, बहुत सी चीजों का है, वो चतुर्थ का द्वितीय भी है। चतुर्थ अगर जनता का है तो वो उसका धन भाव भी है। लेकिन यदि पंचम भाव का स्वामी और 7th हाउस के स्वामी आपस में रिलेशन बनाए, यदि पंचमेश और सप्तमेश एक दूसरे को आस्पेक्ट करें, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो ये प्रेम विवाह का फल शुभ होगा। देखिए, प्रेम विवाह हो और वो शुभ भी हो, तो इफ द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड द 7th हाउस, अच्छा, राशि एक्सचेंज भी कर सकते हैं। पंचमेश सप्तम में हो, सप्तमेश पंचम में हो, या पंचमेश और सप्तमेश दोनों सप्तम में हो या दोनों पंचम में हो, या केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में हो, या त्रिकोण में हो, 1, 5, 9 में हो, तो हम ये कहेंगे इनकी विवाह की इच्छा है। लेकिन पक्की इच्छा है क्या, ये कैसे चेक करेंगे? ये D9 में चेक होगा। अभी तो यह लव एट फर्स्ट साइट, मुझे अच्छे लगे हैं जी, मैं इनको प्यार करता हूं, ये मेरे मन डिसाइड कर रहा है। पक्का कर रहे हो, ये कैसे पता चले? D9 में पता चलेगा। D9 में यदि लग्नेश बलवान है, लग्नेश स्वराशि का है, लग्नेश मित्र राशि का है, लग्नेश उच्च का है, तो इसका निर्णय सटीक है। और अगर उच्च का है तो ये पीछे हटने वाला नहीं है, ये अपने निर्णय पे स्थिर रहेगा, पर साहस है इसमें निर्णय लेने की। अब ये एक और क्वेश्चन राइज हुआ, ये तो पक्का हो गया कि मैं इसी से शादी करूंगा, पर क्या साहसी है? वो 3rd हाउस बताएगा। D9 का 3rd हाउस करेज का है। अगर करेज हाउस के अंदर द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस का स्वामी अपने घर में हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और कहीं सूर्य मंगल आ गए 3रे घर में, पक्का, अब वो पीछे हटने वाला नहीं है, तो इसका निर्णय पक्का है। ये जो सोच रहा है ये करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुजी, अगर मैं सम अप करूं तो हमें लग्न में 5th और 7th का कनेक्शन देखना है और D9 में आपकी लग्नेश की पावर को देखना है। अब गुरुजी, जैसा हमने लव मैरिज की बात की, बहुत सी लव मैरिजेस होती हैं जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक मैरिज में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको आपने खुद ही चूज किया था विवाह के लिए, विवाह से पहले, कि मुझे तो इसी से शादी करनी है, और वही रिलेशन इतना खराब हो जाता है। और दूसरा, बहुत चीटिंग टेंडेंसीज भी होती हैं कुछ लोगों में। तो ये दोनों बातें हमें कुंडली से कैसे पता लगेंगी? बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सीधा सूत्रों पे आते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। देखिए, जो 7th हाउस का लॉर्ड है, यह आपका लाइफ पार्टनर का, जो आपका हाउस है उसका है। लगन आप खुद है। अब देखिए, मैलेफिक प्रभाव कहाँ आ रहे हैं। अगर लगन पर आ रहे हैं तो आप ही गलती करोगे। अच्छा। अगर लगन पे पाप प्रभाव आ रहे हैं, मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो आप उत्तेजना में भरे हुए हो, आप क्रोधी हो, आपको गुस्सा आ जाता है, आप गलत चीज को टोकना शुरू कर देते हो। पहले तो आप दूसरों को टोक रहे थे, अब आप लाइफ पार्टनर को भी टोक रहे हो, क्योंकि वो देख तो 7th सामने ही रहा है। फिर मंगल की दृष्टियां भी बड़ी गजब है। 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि जो होती है वो घर की होती है। 4th हाउस घर का है, 4th हाउस इच्छाओं का है, डिजायर का है, मन का है। मंगल जब चतुर्दृष्टि से देखता है, नहीं मेरा मूड नहीं है जी, मेरा मन नहीं है, ये मन के साथ लड़ेगा, नहीं मैं नहीं मानता,
7 दृष्टि लाइफ पार्टनर पे आ रही है सीधी सीधी, ना तेरे में ये कमी है। 8वीं दृष्टि गुप्त संबंधों पे दिखा जाती है। 8वीं दृष्टि जो मंगल की होती है वो गोपनीय संबंधों पे, कहीं वो तो नहीं है। कुंडली का 8वां भाव जो है वो गोपनीय शत्रुओं के प्रति भी है। अब जैसे 7वें भाव का स्वामी 8वें में चला जाए, 8वें का स्वामी 7वें में आ जाए, गुप्त शत्रुओं से चिंता। और विवाह के बाद या आपस में जब संबंध खराब होते हैं, इसमें 8वें भाव की बड़ी भूमिका है, त्रिक भावों की भूमिका है। अगर छठे भाव का स्वामी 7वें में हो, 7वें का छठे में हो, छठा रोग रिपु ऋण, अब वो जो शत्रु है वो छठे भाव का स्वामी है, वो 7वें में जा रहा है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र छठे भाव में है, शुक्र जो पत्नी का कारक है वो छठे भाव में है, तो छठे भाव में अब रोग रिपु ऋण पत्नी से ही आ रहा है। और अगर छठे भाव का स्वामी 7वें में, 7वें का छठे में, पत्नी से ही लड़ाई झगड़े शुरू। अगर छठे भाव का स्वामी चौथे में हो, चौथे भाव का स्वामी छठे में हो, कोर्ट कचहरी हो जाती है। छठा भाव कोर्ट कचहरी भी है जी। आपका 4th हाउस आपका मन है, 7th हाउस का स्वामी आपकी पत्नी है या पति है, शुक्र आपकी पत्नी का कारक है। अब अगर चतुर्थेश, सप्तमेश, षष्ठेश छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, पत्नी को लेके बड़ी समस्याएं हैं। छठे भाव में कोर्ट कचहरी हो जाएगी। 12वें भाव में है, पत्नी हॉस्पिटल जा सकती है, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 12वां भाव न्यायालय से मिलने वाले आदेशों का है, 8वां भाव गुप्त संकेतों का। अब अक्सर जब शक होने लगता है तो पंचम और अष्टम का रिलेशन बड़ा काम करता है। पंचम भाव आपकी सूक्ष्म बुद्धि, पंचम से अष्टम अन्वेषण, सीआईडी, मेरे पीछे क्या कर रहा होगा, कहीं किससे बात तो नहीं कर रहा। पता चला वो देवी ने कैमरा लगा दिया उसकी गाड़ी में, पति की गाड़ी में। अब वो किसी दोस्त से भी बात कर रहा है, फ्रेंडली हो गया, उसकी महिला मित्र हो गई, तो अब उसे शक हो रहा है, वो बेचारा वैसी बात कर रहा है। अच्छा, लड़कियां भी ऑफिस में बॉस के साथ आसानी से बात कर रही हैं, अब पति को शक हो गया, उसने लगा दिया कैमरा, यार ये बड़ी खिलखिला के बात कर रही है उससे। अब बेचारी चली गई बॉस के साथ 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए टूर पे। अब तो और समस्या हो गई। अब तो वहां जाके भी फोन होंगे, इनके कमरे अलग अलग हैं या एक हैं। शक। भगवान कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो शक पैदा हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। हकीम लुकमान के पास भी शक का कोई इलाज नहीं है। अष्टम भाव बड़ा खतरनाक है इस मामले में, बहुत सारे सूत्र हैं। अच्छा, विवाह से पहले के संबंध पंचमेश और सप्तमेश के, सप्तमेश और पंचमेश के, इसका उल्टा भी है। लड़की तो नहीं प्रेम कर रही कहीं, तो 7th हाउस लड़की पत्नी का, और 11वां भाव पत्नी के प्रेम संबंधों का, और लग्नेश पत्नी के प्रेमी का। तो यदि लग्नेश और एकादशेष में संबंध हो रहे हैं और सप्तमेश उसे देख रहा है, तो पत्नी के भी प्रेम संबंध डेवलप हो रहे हैं। और अगर 9वें भाव में मंगल या सूर्य जैसा प्लैनेट हो तो विवाह के बाद संबंध डेवलप होते हैं। देखो मैं क्या कहने चाह रहा हूं, ये जरा खतरनाक है और लोगों को परेशानी हो जाएगी। विवाह के पहले के प्रेम संबंध तो चलो ठीक है, अब हमने प्रेम किया, विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के बाद होंगे तो घर टूट जाएंगे। अगर मंगल या सूर्य तीसरे भाव में D9 चार्ट में है तो ये भाई साहब विवाह के बाद भी नहीं चुकेंगे। अगर पत्नी से इनकी नहीं बन रही तो ये दूसरे रिश्तों में भी जा सकते हैं। लड़की की पत्री में भी तीसरा भाव, और अगर पुरुष की पत्री है तो उसके 9वां भाव वो सप्तम का तीसरा हो जाएगा। खतरनाक परिस्थितियां हैं। और वैसे भी पुरुष की पत्री में शुक्र पत्नी का कारक है और विवाह का कारक है, और पत्नी की पत्री में बृहस्पति विवाह का और पति का कारक है। मंगल को भी देखते हैं। लगन कुंडली में देखा, इससे आप परेशान ना हो, D9 में चेक करिए। अगर D9 में भी ऐसे खराब संबंध मिल रहे हैं तो बात परेशानी की है। लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच का है लेकिन D9 में उच्च का हो गया, इसका मतलब बहकेंगे लेकिन सुधर जाएंगे। लेकिन लगन कुंडली में तो
नीच का है और वहां उच्च का हो गया तो श्रेष्ठता में मिलेगी। और अगर यहां वो उच्च का है, लगन कुंडली में सब बहुत बढ़िया जा रहा है और D9 में वो नीच का हो गए, D9 में वो छठे 8वें 12वें त्रिक भाव में चले गए, D9 में वो त्रिकड़ाए में चले गए, 3 6 11 हाउस में चले गए, तो बातें खराब हो जाएंगी। जी गुरु जी, तो अभी हमने सेपरेशन को टच किया, लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि एग्जैक्ट डिवोर्स होगा ही किसी की कुंडली में, तो वो क्या प्लेसमेंट्स होंगी? बहुत अच्छी बात कही आपने। कुंडली में अगर लड़की की पत्री में विष कन्या योग हो, अब ये खतरनाक योग है। क्या होता है वो योग एग्जैक्टली? विष कन्या का अर्थ ये होता है कि ये लड़की, अब देखिए चंद्रमा और शनि का योग, चंद्रमा और राहु का योग, शनि और राहु का योग पिशाच योग, चंद्र और शनि का योग, ये सब विषाक्त योग है और बहुत सी चर्चाएं हैं। अब इस विष कन्या योग में ये होगा कि ये कन्या जो होगी, इसके मन में विष आ सकता है, ये किसी के द्वारा प्रभावित हो सकती है। पति ऐसा कर दे, पति उसके सामने उसकी सहेलियों के साथ ज्यादा घूमे फिरे तो मौका तो पति दे रहा है, अब उसके अंदर वो योग पहले से ही तैयार है, अब वो शक करना शुरू कर देगी। पर लड़की की क्या गलती अगर पति ये हरकत कर रहा है तो? इसका उल्टा भी हो सकता है कि लड़की पति के दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर दे तो पति भी बेचारा परेशान हो सकता है। लेकिन हम तलाक पे बात कर रहे थे, जो मेन हमारा टॉपिक है। पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र नीच का हो, पुरुष की कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में हो, रोग रिपु ऋण, पुरुष की कुंडली में यह सप्तमेश अष्टम भाव में हो, अचानक कोई कष्ट, कोई मुसीबत और गुप्त संबंधों का पता चलता है अष्टम भाव से। सप्तम भाव का स्वामी 12वें में हो, दूसरा विवाह हो जाता है। अच्छा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अपने से छठे में चला गया, इसे खडष्टक योग कहते हैं। इफ द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस गोस टू द 12th हाउस और 12th हाउस का स्वामी 7th में हो, पुनर्विवाह, 2 विवाह का योग हो जाता है। और वो तभी होगा जब पहला तलाक होगा। यदि सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में हो, मिथुन में हो, धनु में हो, मीन में हो, कन्या में हो, द्विस्वभाव राशि ट्विंस, तो 2 विवाह का संकेत देता है ये। तो स्त्री की कुंडली में और पुरुष की कुंडली में तलाक कैसे देखेंगे? यदि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 6 8 12 में हो, शुक्र भी नीच का हो और उस भाई साहब के ऊपर मंगल का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो वाद विवाद के कारण दूरी, शनि का प्रभाव हो नफरत हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा, एक साथ सो रहे हैं और 36 का आंकड़ा, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, एक बेड पे हैं पर दोनों की दिशाएं अलग अलग, राहु का प्रभाव हो कोई अन्य आया है उन दोनों के बीच में। अगर सप्तम भाव का स्वामी 12वें में है और 12वें भाव को राहु देख रहा है, किसी तीसरे के कारण संबंध खराब हो रहे हैं, राहु आगे नहीं चलता, वक्री चलता है जी। तो जो पिछले संबंध थे वो जागृत हो गए। भाई उसकी दोस्त थी बचपन की, उससे विवाह नहीं हुआ, डैडी ने कहा यहां कर ले, उनने वहां कर लिया, उससे बनी नहीं, अब उसे पिछली याद आ रही है, राहु। इससे क्या होता है, परेशानियां पैदा हो जाएंगी। और यदि छठे भाव का स्वामी भी देखने लगे, वो तो रोग रिपु ऋण तो है ही है, वकील आ जाएगा और तलाक की स्थितियां शुरू हो जाएंगी। यदि लग्नेश नीच का हो, अब उल्टा लो, तो मैं ही निर्णय नहीं ले पा रहा, मेरे ऊपर पाप प्रभाव है, मुझे कोई जैसा कहता है मैं वैसा मान लेता हूं, मेरा तृतीयेश भी कमजोर है, मेरे में साहस ही नहीं है, देखिए कैसी स्थितियां बन रही, तो मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। साहस तब करूंगा, तलाक तब लूंगा यदि तीसरा मेरा बलवान हो जाए, वो मुझे साहस देगा, नहीं जो मैंने सोचा है वो ठीक है, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। लड़की की पत्री में भी ऐसे देख लीजिए, अगर गुरु उसका नीच का हो गया, गुरु नीच का होता है मकर राशि में, शनि की राशि में, और उस पर राहु का प्रभाव आ जाए, तो उसको लगेगा कि इसकी लाइफ में एक और लड़की है। अच्छा, लगेगा ऐसा? नहीं होगा। अच्छा, ये प्रभाव होगा तो आएगा प्रभाव। लड़की का गुरु नीच का हो जाए, उस पर राहु का प्रभाव आ जाए, और ये प्रभाव में छठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव हो, तो लड़की को पति का सुख नहीं मिलता। तलाक तभी होता है, ध्यान रखें, तीसरा बलवान होना चाहिए,
करेज वो देता है, और जो लग्नेश है आपका, उसके ऊपर पाप प्रभाव, लग्नेश बलवान है लेकिन उस पर पाप प्रभाव है, तो वो निर्णय ले रहा है। तीसरा भाव उसे बल दे रहा है। वहां पर अगर सूर्य मंगल राहु है तो उसे बल दे रहा है। शुक्र उसका नीच का हो गया। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, सप्तम भाव का स्वामी छठे में चला जाए, सप्तम भाव का स्वामी 12वें में चला जाए, और D9 में भी ऐसा हो, चेक करिए D9 में। अब फाइनल डेस्टिनेशन D9 बताएगा। लगन में है, लगन कुंडली में है तो लड़ाई झगड़े हैं, कहां पहुंचेंगे D9 बताएगा। अब D9 में हमने चेक कर लिया। अगर और फाइनल जजमेंट करना हो तो इसको और आगे D7 में भी D7 में देख सकते हैं, संतान होगी या नहीं। कई बार संतान नहीं होती, उस कारण भी लोग भी दूसरा विवाह कर लेते हैं, पहले तो ऐसे ही कर लेते थे जी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो D7 में देखिए, अगर लग्नेश नीच का है, लगन पे पाप प्रभाव है, तो इसकी संतान नहीं हो रही, उस आदमी को संतान का सुख नहीं है, संतान से उसको कष्ट होने वाला है, संतान के कारण कष्ट होने वाला है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, तलाक को ऐसे देख लेते हैं। तो गुरुजी, हमने डिवोर्स की बात की और हम शुरू से ही मैरिज को समझ रहे हैं। एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन जो मैं हमेशा सोचती भी हूँ कि जब विवाह एक इंसान से होना होता है जी, वो प्री डिसाइडेड है कहीं ना कहीं, जैसे हमारे पेरेंट्स डिसाइडेड हैं, हमारे सिबलिंग्स डिसाइडेड हैं, वो सोल भी डिसाइडेड है, फिर भी लोग गलत रोमांटिक रिलेशनशिप्स में क्यों आते हैं? वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो टेम्पररी होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो इन टेम्पररी रोमांटिक रिलेशनशिप्स का क्या कर्मा है फिर, जब विवाह एक से ही होना होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं 7 जन्मों के रिश्ते होते हैं। बिल्कुल, पर आजकल निभा कोई नहीं रहा है 7 जन्म। निभा इसलिए नहीं रहे कि हमारे में एक तो धैर्य नहीं रहा, पेशेंस नहीं है। दूसरी एक बात और भी है, मैं बहुत ज्योतिषीय तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसको देखना चाहिए हमें। देखिए, सीधी सी बात है कि यदि विवाह होता है और हम एक दूसरे के गुणों की तारीफ करते हैं, देखिए अवगुण सब में होते हैं, ऐसा कोई देवता नहीं जिसमें कोई अवगुण ना हो, और ऐसा कोई राक्षस भी नहीं कि जिसमें कोई गुण ना हो। यदि मेरे लाइफ पार्टनर में सितार अच्छा बजाते हैं, गाते अच्छा हैं, डांस अच्छा करते हैं, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं और बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर एक आदत है, अचानक जब गुस्सा आता है तो कुछ भी ब्लंटली बोल देते हैं और मुझे लगता है मेरी बेइज्जती हो गई। अब उनमें गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। यदि मेरी दृष्टि अवगुण पे बार बार जाएगी तो मैं थोड़ा बचना शुरू हो जाऊंगा। हर कोई चाहता है मेरी तारीफ हो, हर कोई चाहता है मेरे अच्छे गुणों की प्रकाशना हो। मैं आपके अगर अच्छे गुण हैं तो मैं प्रकाशित करूं, मैं कहूं अरे वाह आज साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आओ कहीं घूमने चले जाएं। नेचुरली हम प्रेम किसको करते हैं? जिसके हमारे और उसके विचार मिलते हैं। मान लीजिए जो पति है वो आर्टिस्ट है और पत्नी जो है वो बैंक अधिकारी है, तो उसके विचार फाइनेंशियली सोचने के होंगे और उसके विचार भावनात्मक होंगे। पति कलाकार है, पेंटर है, चित्रकार है, नृत्यकार है, उसमें कलात्मक प्रतिभा अधिक है, वो हृदय के तल पे रहता है। और पत्नी मान लीजिए मेंटल तल पे रहती है, वो एक लेक्चरर है, वो दिमाग से कैलकुलेशन करके सोचती है। तो दोनों के अंदर मस्तिष्क और हृदय का द्वंद्व हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ये वो एक अलग भाव दशा में जी रहा है, वो एक अलग भाव दशा में जी रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है जी। पत्नी को चाहिए कभी कभी पति के चित्र की भी, अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई, और पति को भी चाहिए भाई फाइनेंशियली हिसाब किताब तुम रखो, मैं पैसे का कहीं दुरुपयोग ना कर लूं। तो दोनों की ट्यूनिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की गुणों की प्रशंसा नहीं करते, वो कहते हैं नहीं शुक्ला जी तो बहुत अच्छे हैं, देखा तुमने वो कितना अच्छा अपनी पत्नी को शाम को घुमाने ले जाते हैं, रोज खाने पे जाते हैं, और रोज उनकी आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब विचारधारा एक सी हो। ना भी हो तो हम एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करें तो प्रेम बढ़ता है।
जी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, तुम तो रात भर गीत गाने में ही लगे रहते हो, तुम्हें तो इससे और कोई काम ही नहीं, घर गृहस्थी का तो तुम्हें पता ही नहीं। मुझसे पूछो मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। जब हम ताने देते हैं, जब हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो ये क्लेश एक दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा, फिर सीमाएं पार करता है। और ज्योतिष में से कैसे देखते हैं, अगर मंगल की दृष्टि हो शुक्र के ऊपर तो पत्नी आक्रामक होती है, तर्क वितर्क करने वाली होती है, और गुस्से में आके फिजिकल भी हो जाती है। पहले तो वाणी से होती है, फिर धक्का वक्का भी होता है, फिर और भी ज्यादा। और राहु का प्रभाव आ जाए तो फिर तो उसके ऊपर दोषारोपण भी होने लगते हैं, तू तो है ही ऐसा। और अगर शनि का प्रभाव आ जाए तो नफरत पैदा होने लगती है। देखिए क्या प्रभाव है, राहु से किसी तीसरे के कारण, मंगल से क्रोध में भावावेश में आके तर्क वितर्क। इसलिए कहते हैं गुरु के सामने मंगल हो। अब पत्नी का कारक गुरु है, अब गुरु के सामने मंगल हो तो वो तर्क वितर्क करने वाली होगी। अब इसका उल्टा भी ले लीजिए, गुरु से छठे यदि मंगल हो, गुरु से 8वें यदि मंगल हो, गुरु से 12वें यदि मंगल हो, पत्नी क्रूर स्वभाव की होगी, तर्क वितर्क करने वाली होगी, गलत चीज टॉलरेट नहीं करेगी, सीधा बोल देगी ये तेरे में गलत चीज है। अब पति 1 दिन झेलेगा, 2 दिन झेलेगा, फिर उसे लगेगा मेरी इंसल्ट होने लगी, बार बार होने लगेगा, वो इसी से बचेगा। अब इसके विपरीत ऑफिस में जो लड़की बैठी है वो बड़े प्यार से बात कर रही है, आप चाय पीजिए ना, ये मैं आज आपके लिए यही लाई, उसे लगेगा कि ये बढ़िया है, ये तो मेरा ध्यान रख रही है। कंपैरिजन शुरू हो जाता है, ये दूसरे की तरफ आकर्षित होने का कारण होता है। बड़ी छोटे छोटे रीजन है ये। इसलिए पुरुष की पत्री में अगर शुक्र के 6, 8वें 12वें मंगल हो, शुक्र के 6, 8वें 12वें शनि हो, राहु हो, उसे अपनी पत्नी के अंदर बुराइयां ही नजर आती हैं। उसे लगता है पता नहीं, दूर से तो अच्छी लग रही थी, अब विवाह के बाद पता चला ये तो शक्की है। राहु हो तो शक करती है, तू उससे क्यों बात कर रहा था, तू शादी में गया अकेला चला गया, मुझे क्यों नहीं लेके गया। अब देखिए ये, और शक सारे संबंधों को नष्ट कर देता है। और फिर अगर शनि की दृष्टि आ जाए तो अब घृणा पैदा होगी, अब नफरत पैदा होगी, और जब नफरत पैदा होगी तो फिर एलमनी भी आएगा, फिर तो कोर्ट कचहरियां होंगी, फिर तो अब तुझे बर्बाद करके दिखाएंगे हम तुझे, हम क्या कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव निर्णय लेता है, तलाक लेना है, शनि का प्रभाव नफरत पैदा करता है, बोर हो जाता है आदमी, कहते ये बोर, इसके पास जाओ तो मन ही नहीं करता। अब इसमें भी वक्री ग्रहों के अलग प्रभाव है, अस्त ग्रहों के अलग प्रभाव है। अब शुक्र अस्त हो गया तो उसका उस लड़की के प्रति मन ही नहीं कर रहा। अस्त नष्ट नहीं होता, अस्त का अर्थ यह है कि ये 50 डिग्री 100 डिग्री का बल्ब है और ये 1000 डिग्री का। अब 1000 डिग्री के बल्ब के आगे ये बल्ब फीका लग रहा है, तो मुझे अपनी पत्नी फीकी लग रही है और पड़ोस वाली अच्छी लग रही है। इसके विपरीत भी हो सकता है, स्त्री की पत्नी में गुरु अस्त हो गया, अपना पति में तो कमजोरी नजर आ रही है और पड़ोस के शुक्ला जी अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर सूर्य के पास है तो सूर्य ज्यादा तेजस्वी है। बहुत सारी बातें, वक्री ग्रह लौट के फिर वापस आ जाना, वक्री का मतलब फिर वापस आना। अब शुभ ग्रह वापस आए तो अच्छा है, मित्र घर से जाएं और फिर आ जाएं, अरे एक बात रह गई थी कहनी, तो अच्छा लगता है, अरे हाँ बैठो ना। और एक दुश्मन जाए, शत्रु जाए, वो वापस आए तो बुरा लगता है। तो इनके बहुत बड़े बड़े अलग अलग प्रभाव हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने मैरिज के नुआंसेस को जाना, आज हमने ये जाना कि मैरिज का सिग्निफिकेंस क्या है, स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे आप मैरिज की प्लेसमेंट्स अपनी कुंडली में देख सकते हैं, सेपरेशन के प्लेसमेंट्स देख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपने आज के इस पॉडकास्ट से कितना रिलेट किया। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।